Welcome our today's speaker, Brother U.S. Pandey, who will deliver a talk on the hidden side of lodge meetings. Brother Pandey got retired from the post of Assistant Director General, Ministry of Railways. He is a life member of Theosophical Society, its international speaker and national lecturer of Indian section. He has worked as secretary of UP Federation for 13 years. Presently, he is president of UP and Uttarakhand Theosophical Federation. He is actively involved in propagating theosophical teachings, has delivered number of talks in India and abroad and conducted study camps. He addresses students and teachers in educational institutions and also various social groups. He writes articles on theosophical themes in English as well as Hindi. His book, Theosophy Ki Ayam, is competition and compilation of 21 articles written by himself in Hindi. Also, he is associated with some charitable activities. He has been a member of Board of Management of Transparency International India. Please welcome our speaker, Brother U.S. Pandey. Okay, thank you, सत्या जी गोयल। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस मीटिंग के अवसर पर जो हमारी प्रयास लॉज की सचिव बहन सोना मोहंती ने बुलाया है, और जैसा उन्होंने कहा आज का विषय है द हिडन साइड ऑफ लॉज मीटिंग्स। ये मैटर जो है मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ये उसके आधार पर है जो लेडबीटर की किताब है। जैसा आप जानते हैं लेडबीटर हमारे सेकंड जनरेशन के बहुत ही प्रोमिनेंट थियोसॉफिकल मेंबर थे, थियोसॉफिस्ट थे, उनको क्लैरवायंट विजन था। उन्होंने सब चीजों का जो वर्णन किया है वो केवल किसी से सुन करके या कहीं पढ़ करके केवल उससे नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद अपने क्लैरवायंट विजन से उसको अन्वेषण किया है, देखा है सूक्ष्म दृष्टि से, और उस बेसिस पर उस आधार पर उन्होंने लिखा है। इसलिए उसकी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा हो जाती है। अक्सर जो लॉज मीटिंग में हम लोग एक रूटीन समझ लेते हैं और कभी जाते हैं तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जाते या दूसरे किसी काम को प्राथमिकता दे देते हैं और उसका महत्व नहीं समझते हैं। तो इसमें जो उन्होंने इसमें सामग्री लाई है अपने इस पुस्तिका में, उससे ये भी हमको मालूम होता है कि लॉज की मीटिंग का केवल हमारे जाने का से ही क्या फायदा होता है और ग्रुप में उस मीटिंग करने से क्या फायदा होता है, उसको हम विस्तार से देखेंगे। इस किताब की उपयोगिता को देखते हुए पिछले साल या उसके पहले हमारी इंडियन सेक्शन काउंसिल ने डिसाइड किया था कि इस पुस्तिका का हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए, और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ये हिंदी में अनुवाद हो करके पब्लिश हो चुका है। ये करीब किताब 15 रुपए में हिंदी की अवेलेबल है आपके इंडियन बुक शॉप बनारस से। और इसमें ये उन्हें लाए हैं कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं, विचार करते हैं लॉज की मीटिंग में, तो उससे जो मानसिक तरंगें होती हैं, जो मेंटल वेव्स होती हैं, वो ऊपर के स्तरों पर जाती हैं, सूक्ष्म स्तरों पर, और वो कई लोगों को प्रभावित करती हैं। और उससे जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, उससे न केवल उस ग्रुप के लोगों को प्रभाव पड़ता है बल्कि आसपास के उस शहर में उस लोकेलिटी के लोगों को भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से हम लॉज मीटिंग से एक तरह से एक सेल्फ सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली अननोइंगली। तो ये उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। हम लोग एक थियोसॉफिकल लॉज की जो उसके हिडन साइड है, प्रच्छन्न पक्ष है, उस पर विचार करें, और विशेष तौर से जो जनरल जो सामान्य वीकली मीटिंग होती हैं
उसके बारे में वो दो फर्क कर रहे हैं। एक तो हम लोग एक लॉज की बैठकें करते हैं जिसमें मोस्टली लॉज के मेंबर होते हैं, और हम लोग पब्लिक टॉक भी देते हैं जिसमें बाहर के लोग भी होते हैं। वो भी जरूरी होता है थियोसॉफी के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को थियोसॉफी से अवगत कराने के लिए। तो ये जो प्रभाव होता है, ये कहते हैं कि जो लॉज के सदस्य होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है उसमें विशेष प्रभाव होता है, और क्योंकि उनका माइंड पहले से ही एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में अट्यून रहता है और वो उसको सोचते हैं। इसका मतलब नहीं कि जनरल मीटिंग का हमें उपयोगिता नहीं, उसकी बहुत उपयोगिता है, लेकिन ये जो प्रभाव आएगा केवल लॉज की बैठक में आएगा, ये बड़ा स्पष्ट करते हैं। और ये कार्य तभी किया जा सकता है जब हम लॉज की बैठक को ठीक से उसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक से ऑर्गेनाइज करने का मतलब होगा हम एडवांस में नोटिस दे दें कितने बजे मीटिंग होनी है, उसमें ये घोषणा कर दें पहले से क्या डिस्कस होना है, और जो पार्टिसिपेंट हैं, लॉज के मेंबर्स हैं, उस विषय को या उस किताब को थोड़ा पढ़ के आवे, अपने को तैयार करके आवे, और उसमें से वहां पर कुछ प्रश्न उत्तर करें, कुछ अपना जो उन्होंने जो पढ़ा है उसको योगदान करें, कंट्रीब्यूट करें, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन सप्लीमेंट्री करने में, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो ये उस पर डिटेल चर्चा करते हैं। एक अटेंडम कोई मीटिंग फिक्स कर दी जाती है, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सडनली कोई गेस्ट आया, हमने फिक्स कर दिया, वो प्रभाव पड़ेगा बट उतना नहीं पड़ेगा जितना ये प्री प्लान मीटिंग से करता है। प्री प्लान मीटिंग में ये भी होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दो महान मास्टर्स ने किया था। एक अडेप्ट जो व्हाइट ब्रदरहुड है, और उनकी नजर सभी मीटिंग्स में रहती है, तो उनका भी ध्यान इस मीटिंग की तरफ रहता है। एंड अगर हम पहले से एडवांस नोटिस दिए होंगे तो उनकी भी एनर्जी, उनकी भी ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस लॉज की मीटिंग में जो ऊर्जा निकलती है उसमें ऐड होती है और उसका प्रभाव अधिक हो जाता है। तो ये बैठकों की जो श्रृंखला चलती है, जैसे हम लोग अक्सर जो वीकली मीटिंग करते हैं, तो उसमें प्रत्येक सदस्य पहले से अगर जान ले कि क्या डिस्कस करना होता है और उसको पढ़ के आवे, ये वो कह रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। और ये हम सभी जानते हैं, इसका प्रभाव तो होता ही। प्रत्येक सदस्य जो पढ़ के आएगा उसकी समझ एक अलग होगी, हर एक सदस्य के लोग उस विषय की समझ और भी अच्छी सबके मन में होगी, ये भी इसका उद्देश्य है। और जैसे हमने बताया, इसकी नोटिस पहले दे दी जाएगी। प्रत्येक जो और उस मीटिंग में जब होगा तो क्या होता है, उसका अध्यक्ष पक्ष क्या होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक विचार, जो प्रत्येक थॉट जो है, जो एक निश्चित थॉट है, कोई भी विचार, अभी हम थोड़ा सा जनरल वो थ्योरी दे रहे हैं कि हर एक विचार का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद ब्याज की मीटिंग रहेंगे। जैसा हम जानते हैं थॉट पावर जो किताब में है कि हर एक थॉट जो हम सोचते हैं, एक निश्चित साथ, ये जो हमारे अटेंडम थॉट या अनवांटेड थॉट की बात नहीं हो रही है। अगर कोई निश्चित हम विचार सोचते हैं तो उसके दो अलग अलग परिणाम होते हैं। पर पहला ये होता है कि जो मानसिक, जो हमारा शरीर है, मेंटल बॉडी है, वो कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है हर एक थॉट पर। वो थॉट चाहे वांटेड हो अनवांटेड हो, लेकिन जब वांटेड डिजायर्ड थॉट होता है तो उसका कंपन होता है, वाइब्रेशन उसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का होता है जिस क्वालिटी का थॉट हो। और वह कंपन, वह स्पंदन मनुष्य शरीर के उस भाग में होता है जिसके अनुसार वो विचार है। आप सभी जानते हैं कि हर एक प्लेन के साथ सब प्लेन है, मेंटल बॉडी के साथ सब प्लेन है, जिसको हम मनुष्य शरीर करते हैं कि लोअर मेंटल बॉडी को करते हैं। उसमें 4 स्तर हैं, सब प्लेन है, और उनमें कई सब प्लेन भी हैं। तो नीचे का प्लेन सबसे कोर्स थॉट का होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा और बढ़िया थॉट का होता है, फिर बढ़िया थॉट होता है, इस तरह से। तो जितने हमारे फाइनर थॉट होंगे, फाइनर थॉट बने नोबल थॉट, अच्छे थॉट, लोगों की भलाई के थॉट, कोई डीपर फिलॉसफी के थॉट जो होंगे, तो मनुष्य शरीर के जो ऊपरी सब प्लेन है उसमें कंपन पैदा करेंगे, और फिर वो कंपन चारों तरफ फैलते हैं, वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जो मेंटल प्लेन है वो बहुत बड़ा है पृथ्वी का, और फैला हुआ है, इवन चंद्रमा को भी के बाहर भी जाता है सौरमंडल में।
तो उस पूरे मेंटल प्लेन में वो वाइब्रेशंस फैलती हैं, उस मेंटल प्लेन के उस करस्पॉन्डिंग सब प्लेन में फैलती हैं, जिस ग्रेड का हम विचार करते हैं और जिस ग्रेड का हमारा मेंटल बॉडी वाइब्रेट करता है, वो फैलती है तरंग। और फिर उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति होंगे, अगर वो थोड़ा सा सेंसिटिव है उस विचार के, तो उनके मेंटल बॉडी को वाइब्रेट करेंगे। उसका एग्जाम्पल है, जैसे हम जब वीणा के तार को कंपित करते हैं, तो उसकी हवा में जो कंपन होते हैं उसमें एक ध्वनि निकलती है। और ये भी देखा गया है कि अगर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो तार वाले हैं, स्ट्रिंग वायर, अगर एक ही ट्यून हो, एक ही फ्रीक्वेंसी पर, तो एक को अगर उसमें हम कंपन कराएं तो दूसरा अपने आप उसमें आवाज निकालता है, प्रत्युत्तर देता है। तो इस तरह से जो कंपन हमारे मेंटल बॉडी से निकलेगा, अगर वो निश्चित दिशा में है, निश्चित उसका रूप है, तो वो उस मेंटल बॉडी में, उस मेंटल प्लेन में जितने भी लोग आएंगे, वो जिस हद तक उससे सेंसिटिव है, उस हद तक उनके करस्पॉन्डिंग मेंटल बॉडी के उस स्तर पर कंपन शुरू हो जाएगा और उससे प्रभावित होंगे हमारे विचार। भले ही वो हमसे कितना दूर हो, कोई हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वो अमेरिका में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, उस पर कंपन प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, एक तो प्रभाव ये पड़ता है, दूसरा प्रभाव ये होता है कि जब मेंटल में हम बॉडी जब थॉट करते हैं, मन से कोई सोचते हैं, तो हर एक थॉट अपना एक फॉर्म बनाता है, जिसको थॉट फॉर्म कहते हैं, विचार रूप कहते हैं। और वो विचार रूप, अगर उसमें जरा सी कोई भावनाएं उसमें इन्वॉल्व है, फीलिंग इन्वॉल्व है, जो अक्सर होती है, अक्सर भावना और थॉट साथ साथ होते हैं। एक प्योर विचार भी होता है, जैसे हम कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो प्योर थॉट होगा, उसमें कोई भावना नहीं होती है, वो एकदम न्यूट्रल होता है, तो उसमें वो चीजें ही आएगी जो अभी हम कहने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी भावना उसमें है, तो तुरंत उस विचार की एक प्रतिरूप एस्ट्रल प्लेन बन जाती है, जिसको एस्ट्रोमेंटल फॉर्म कहते हैं। और एस्ट्रोमेंटल फॉर्म भी उसी तरह बनेगा जैसे एस्ट्रल बॉडी के एस्ट्रल प्लेन के साथ मैटर है। अगर उसके पीछे मोटी भावना अच्छी है हमारे विचारों के प्रति, तो ऊपर के सब प्लेन में एस्ट्रोमेंटल फॉर्म बनेगा। और अगर कोर्स हमारी भावना है, किसी के प्रति खराब भावना है, तो उसमें नीचे के स्तर बनेगा। और उसमें करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, एलिमेंटल्स हैं, जो एक जीवंत प्राणी है, प्रारंभिक जीव है उस विकास की अवस्था में, वो उसमें आके जुड़ते हैं, उसको एक जीवंत जीव बना देते हैं हर एक थॉट फॉर्म। तो ये जो वो थॉट फॉर्म भी चारों तरफ फैलते हैं मेंटल प्लेन में उसी लेवल पर। और वो थॉट फॉर्म जब उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा जो उसके लिए सेंसिटिव है, तो उसके माइंड में प्रवेश करेगा। अगर वो किसी काम में व्यस्त है, मेंटल काम में, तो वेट करेगा, और जैसे ही वो खाली होगा उसमें प्रवेश करेगा और उसको प्रभाव डालेगा, और वो निश्चित वो ज्यादा प्रभाव डालेगा एक। और इस तरह अगर किसी हम व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, तो हम निश्चित विचार को भेज सकते हैं और उसका प्रभाव आएगा। तो ये जो प्रयास होता है, इस प्रयास से दो तरह के जो प्रभाव पदार्थ बताए गए, एक जनरल जो वाइब्रेशन फैलता है उससे होता है, और एक थॉट फॉर्म से होता है, दोनों से प्रभाव होता है। जो वाइब्रेशन का प्रभाव है वो काफी दूर तक जाता है, और जो थॉट फॉर्म का प्रभाव है उस पर डिपेंड करता है कि थॉट की हमारी इंटेंसिटी कितनी रही है, कितना उस पर कितने देर से सोचे हैं, उसके हिसाब से लाइफ उसका रहेगा। उसका विस्तार क्षेत्र कम रहेगा, लेकिन प्रभाव उसका ज्यादा होगा जिसको प्रभावित करेगा, क्योंकि वो पॉइंटेड, वो कंसेंट्रेटेड होता है, इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा है। और जो वाइब्रेशन का प्रभाव ज्यादा क्षेत्र तक होगा, लेकिन वो जनरल प्रभाव डालेगा और ये स्पेसिफिक प्रभाव डालेगा। तो ये जो जैसे हम कोई विचार अगर सोच रहे हैं, अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट विचार सोच रहे हैं, उसका गहन प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम फोर्थ आयाम कहते हैं, फोर्थ एक डायमेंशन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल का जैसे हम ट्रायंगल कई तरह के जानते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल की डेफिनेशन बात कर रहे हैं, जनरल ट्रायंगल की डेफिनेशन बात कर रहे हैं, या प्लेन की डेफिनेशन बात है, तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो जाता है किसी विशेष का। या मनुष्य की जनरल संरचना की बात कर रहे हैं, या हम जैसे रेस और प्लानिटरी चेन्स की बात कर रहे हैं, किसी खास चेन की नहीं, तो एक जनरल अमूर्त बात हो रही है। तो इसका अर्थ होता है कि हमारा जो है उच्च मन, हायर मन, उसमें एक्टिव होता है।
और फिर हायर मेंटल बॉडी वाइब्रेट करती है और उसका वाइब्रेशन हायर मेंटल प्लेन पहुंचता है और सभी के हायर मेंटल जो बॉडी है, कॉजल बॉडी है, उसमें प्रभाव डालता है, उसको एक्टिवेट करता है। आप जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो स्टडी का पक्ष है, उसका एक मुख्य उद्देश्य है हमारे हायर मेंटल बॉडी को एक्टिवेट करना, और वो जब एक्टिवेट हो जाएगा कुछ हद तक तो बुद्धि बॉडी एक्टिवेट होगी, हमारी बुद्धि चेतना जाएगी। इसको इंट्यूशन कहा गया, प्रज्ञा कहा गया, और ये स्टडी का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह की स्टडी से जब हम एब्स्ट्रैक्ट विचार पर बात करते हैं, जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, तो हमारी जो मेंटल बॉडी एक्टिवेट होती है। और अगर उसमें हम कुछ ऊंचे आदर्श की बात करें, जैसे एथिक्स और नैतिकता की बात करते हैं, या सीक्रेट डॉक्ट्रिन के जो हमारे 3 फंडामेंटल प्रोपोजिशंस की बात करते हैं, या लाइट एंड पाथ के हम वर्सेस पे जो अध्ययन करते हैं, या वॉइस ऑफ साइलेंस अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो हमारे जो थॉट की वेव्स और ऊपर जाती हैं, बुद्धिक लेवल पर जाती हैं, और बुद्धिक बॉडी भी एक्टिवेट होना शुरू होती है, और उसकी वाइब्रेशन, हमारी जो बुद्धिक बॉडी है उसके वाइब्रेशन की चारों तक फैलते हैं, और वो करस्पॉन्डिंग लोगों के बुद्धिक बॉडी को जो है एक्टिवेट करते हैं, और उनकी बुद्धिक बॉडी को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एक तरह से सेवा होती है, सर्विस होती है। तो इस तरह से जो सेल्फलेस सर्विस की गई है थियोसॉफी में, उसके इतने आयाम हैं जो एक अर्ली सर्विस जब तक ये नहीं पढ़ा हुआ तब तक नहीं समझ पाता। कंपन का हम मनुष्य स्तर के प्रत्युत्तर देने योग्य पदार्थ के माध्यम से फैलता हुआ सोच सकते हैं, और उसी अंश के घनत्व के पदार्थ के माध्यम से जिसमें यह मूल रूप में उत्पन्न किया गया था, इस ढंग से हम रेडिएट करते हुए देखते हैं, दूसरे मनुष्य के प्रभाव को देखते हैं। जो औसत मनुष्य है, जो एवरेज मनुष्य है, उसका विचार अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होता है, और वो केवल, अब यहाँ सांसारिक विचार की बात किया है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, केवल अपने परिवार की, अपनी कमाई की, अपने धंधे की, या एट द मोस्ट अपने आध्यात्मिक प्रगति, अपनी प्रगति, वो भी सेल्फिश स्पिरिचुअलिटी उसकी बात करेगा। हम हमारा मेडिटेशन कितना सक्सेसफुल हो गया, हम कितना स्टडी कर दिए, ये सब बात करेगा। तो उसका जो प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि वो लोअर मेंटल बॉडी तक रह जाएगा। और जितना हम इम्पर्सनल होंगे, जितना यूनिवर्सल होंगे, उतना हमारा जो कंपन जो होगा वो उसी तरह हायर सबप्लेन का होगा और मेंटल बॉडी के, और उसका प्रभाव ज्यादा होगा। और इसीलिए क्लासिकल लिटरेचर में, शिक्षाओं में इम्पर्सनलिटी, यूनिवर्सलिटी का बार बार जिक्र किया गया है, अनसेल्फिशनेस से बार बार जिक्र किया है, कितना इम्पर्सनल हम हो रहे हैं। और इसी तरह, इसीलिए तमाम तरह की जो कभी कभी हम इस तमाम चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फिर इसको हमारी जो निश्चित दिशा की प्रगति होनी है उसमें वो अवरोध करता है, या टाइम, ऊर्जा और टाइम का उसमें अपव्यय होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो हम मैसेज भेजते हैं प्रतिदिन, उसमें हमने एक कोट किया था, मास्टर्स हमारी जो शिक्षाएं हैं वो एकदम शांत हैं, कुंडली के बारे में, चक्रों के बारे में, जो जिसमें कॉमन आदमी बहुत बड़ा रुचि लेता है कि चक्र कैसे उसको एक्टिवेट करें, कुंडली कैसे जागृत करें, लेकिन एकदम ये लोग चुप हैं, क्योंकि वो सब एक लोअर चीजों की बात है, और यहाँ पर जो हायर चीजों की बात की जा रही है उसके लिए केवल आधार है शुद्ध मन और शुद्ध विचार, और इसी पर ज्यादा जोर है। और उसी किताबें बाद में आथर्स ने बनाई है, लेकिन मास्टर्स की टीचिंग में, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, बल्कि डिस्करेज किया गया है। ये सब चीजें, कुंडलनी का, चक्रों का, ये सब डिस्करेज किया गया। लोअर सिद्धियों का, जैसे वॉइस ऑफ साइलेंस पहले ही कहता है श्लोक में, बीवेयर ऑफ द सिद्धि। तो लेकिन एक सामान्य मनुष्य की बड़ी रुचि होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको इस तरह से बताया गया, और उसका उद्देश्य है, जिसके पीछे कारण है, जैसा कहा गया। जो कंपन होते हैं वो अपने, और इसका एक और प्रभाव होता है कि जो हमारे नीचे के लेवल के कंपन होते हैं, उस पर वो तो बहुत लोग करते हैं, जैसे एक पर्सनल, सेंट्रल ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड कंपन थॉट तो सभी लोग करते हैं। तो वो जो मेंटल पेन काफी क्राउडेड होता है, और हमारे विचार का उतना प्रभाव नहीं होता है। हमारा विचार होगा, उसमें लाखों करोड़ों विचार उस तरह से हैं, और हर एक विचार एक जीवन प्राणी बन गया है। तो आप समझिए क्राउडेड हो गया है वो, एक तरह से अगर ट्रेन में चल रहे हैं तो एक सेकंड क्लास अनरिजर्व कोच हो गया है, जिसमें आप पैर के बैठने की जगह नहीं, आप किसी तरह से अपने को समान है। तो आप किसी को प्रभाव अगर डालना चाहते हैं तो बहुत ही उसको कम प्रभाव होगा, और जितना हमें विचार सूक्ष्म होगा
इम्पर्सनल होगा, यूनिवर्सल होगा, वो हमारे विचार उतने ही हायर प्लेन पर जाएंगे। और वहां पर क्योंकि उस तरह की सोच वाले बहुत कम हैं, तो वहां पर लेडबीटर साहब कहते हैं मैदान एकदम साफ रहता है, एकदम साफ है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, और फिर आपकी गाड़ी को कहीं ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं है, तो आप सीधे चले जा रहे हैं और आप जहां पहुंचना है जल्दी पहुंच जाएंगे। या इस टॉक के परिप्रेक्ष्य में जो विचार हम करेंगे उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कोई उसको अवरोध नहीं है, रास्ता साफ है, और नीचे के जितना नीचे के विस्तार होंगे उसमें अवरोध ज्यादा जाएंगे, उसका प्रभाव कम पड़ेगा। भले ही उस समय प्रभाव दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और इसीलिए हमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी, डीपर फिलॉसफी का अध्ययन करने को कहा गया है, न कि किस्सा कहानियों को। और इसीलिए हम लोगों को किस्सा कहानियों से थोड़ा पब्लिक टॉक में हम लोग ऐड करें, लेकिन जो गंभीर विचार होते हैं उसमें ज्यादा उसका परिवेश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर एब्स्ट्रैक्ट थॉट से थोड़ा अलग हो जाता है, उसको कंक्रीटाइज करना शुरू कर देते हैं। यस, बहुत गहन चीज है, उसका थोड़ा सा उपमा और दी जा सकती है, बट बहुत ज्यादा उसमें कहानियां वो नहीं लानी चाहिए, एटलीस्ट लॉज की मीटिंग में। पब्लिक टॉक में अपना उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ठीक है पब्लिक टॉक में, बट लॉज की मीटिंग को उद्देश्य इंटरेस्टिंग बनाना नहीं होता। लॉज की मीटिंग का उद्देश्य होता है हमारे मेंटल जो हमारे उपकरण है उसका विकास करना, और अपने विकास के द्वारा दूसरों को प्रभाव डालना, जिससे उसका विकास हो और उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो पूरे मानव के। दैट इज मेन उद्देश्य में ध्यान में रखना। तो जो उच्चतर स्तर पर कंपन होते हैं वो अपने कार्य के लिए उसका क्षेत्र बड़ा साफ होता है, क्लियर होता है, कोई अवरोध नहीं होता। और क्यों नहीं था? क्योंकि इस युग में, इस समय में ऐसे थॉट उत्पन्न करने वाले बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल डीपर फिलॉसफी के अध्ययन करने वाले, उस पर डिस्कस करने वाले बहुत कम है। हम लोग भी मुश्किल से हफ्ते में एक मीटिंग कर पाते हैं, कुछ लोग घर में स्टडी कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह देख लेते हैं कितना कम है। वरज अखबार सभी लोग पढ़ते हैं, टीवी चैनल सभी लोग होते हैं, तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो इसको इस तरह से देखा तो इसका परिणाम क्या होता है? जब एक मनुष्य थियोसॉफिकल विषय पर सोचता है, उसमें उसके चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली कंपन भेज रहा होता है। शक्तिशाली कंपन इसलिए क्योंकि वो एक तो अमूर्त विचार है, एब्स्ट्रैक्ट विचार है, और दूसरे उसके ट्रैवल के, उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, हम कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, हम सीधे चले जा रहे हैं फुल स्पीड से, और अगर भीड़ भाड़ है तो हर जगह में ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा, हर जगह में परेशानी होगी, हमारी पेट्रोल भी ज्यादा खर्चा होगा, तो यहाँ पर हमारी उसमें एनर्जी भी खर्च होगी। यहाँ पर कम एनर्जी खर्च किए हुए हम अपने विचार का प्रभाव दूर तक भेज सकते हैं, और अधिक उसकी जो है तेजी, तीक्ष्णता अधिक होती है। और जो और अधिक विचार होंगे, बड़े विचार होंगे, जैसे हमने वॉइस ऑफ साइलेंस की जिक्र किया, लाइट एंड पाथ की बात किया। जब ऐसी चीजों पर अध्ययन होता है, गंभीर अध्ययन, कैजुअल स्टडी नहीं, तो विचार बुद्धिक प्लेन को टच करते हैं। वहां तो पर तो किंचित कोई हार्डली सोच रहा होगा, और वो विचार फिर उसके लिए एकदम जैसे खुला मैदान हो, और कोई दूसरा प्लेयर नहीं हो, आप सीधे फुटबॉल को मार रहे हैं, और फुटबॉल एक किनारे से दूसरे किनारे गोल तक सीधे जा रही है, और वहां पहुंच रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पैदा करता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ना कि वो पृथ्वी पर रह जाता है। पृथ्वी के बाहर भी दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच सकता है, वो विचार पहुंचता है। हमें मालूम नहीं था, लेकिन पहुंचता है, क्योंकि बुद्धिक प्लेन बहुत दूर तक फैला हुआ है। ऑलमोस्ट पूरे सोलर सिस्टम का बुद्धिक प्लेन एक में मिला हुआ है। तो यह केवल विचार के लिए, किंतु दूसरे जिसके चारों तरफ हैं उनके लिए भी विचारों को एक विशेष महत्व देता है, क्योंकि जो टेंडेंसी है विचार करने की, उस यंत्र के नए हिस्से के उपयोग करने को जागृत करती है। इसका मतलब यह है कि जो हम विचार कर रहे हैं वो सबको प्रभावित करेगा। अगर कोई मनुष्य उस क्षेत्र में ऐसा आया है जो ऐसे विचार को कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं सुना है, तो उस पर वो समझेगा नहीं, लेकिन उसका जो मेंटल बॉडी का करस्पॉन्डिंग हिस्सा है, जैसे हम मान लीजिए हम हायर मेंटल बॉडी के सबसे ऊपर प्लेन से बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और एक दूसरा मनुष्य है जो एब्स्ट्रैक्ट विचार कभी सोचता ही नहीं, तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं है ये सब क्या होता है, तो उस पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा विचार जा करके उसके करस्पॉन्डिंग मेंटल बॉडी तो उसके पास है, केवल एक्टिव नहीं है, वो खाली वो इनएक्टिव है, उस पर जाके
नॉक करता है, थॉप देता है, बीटिंग करता है और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और जब भी कभी उसको मौका मिलेगा किसी पब्लिक टैब में, तो सडनली उसको लगेगा कि अरे ये तो मुझे विचार अच्छा है, ये अच्छा है, और उसकी तरफ उसकी रुचि होगी। तो इसी को हम कहते हैं बीज डालना। जैसे हमारे कई मेंबर कहते हैं कि हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम कहते हैं इसको कि हम लोग बीज डाले जा रहे हैं, आप फिक्र मत करिए, मैडम बहुत सी कह चुकी है पहले से। तो बीज डाले जा रहे हैं, वो प्रभाव पड़ेगा न केवल इसी जन्म में और अगले जन्म में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। नॉट ओनली हमारे ऊपर, दूसरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये भी हमारी सेवा हो रही है। हमें समझना चाहिए कि जो थियोसॉफिकल विचार भेजे जाते हैं, जो उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, ये बताते हैं लेडबीटर साहब किताब में, कई ऐसे लोगों का अनुभव है कि जो हम, जैसे मान लीजिए हम रीइंकार्नेशन बात कर रहे हैं, कई लोग जो हमारे आसपास रहते हैं या कहीं मिलते हैं, वो रीइंकार्नेशन के बारे में कोई रुचि नहीं है, और सडनली उनमें रुचि आ जाती है जब हमसे मिलते हैं और कोई चर्चा होती है, तो वो कुछ क्यूरियोसिटी उनकी आती है जानने की, कहाँ से आ गई ये जो हमने विचार, हमने जिसने आपने भी जो भी लाइव मीटिंग कर रहे हैं, रीइंकार्नेशन चर्चा किया था, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट विचार था, और उसमें वो जब फैला हुआ है तो आसपास के लोगों को प्रभावित किया है, और जो उस समय नहीं भी जानता उस विषय को, उसकी उस करस्पॉन्डिंग मेंटल बॉडी को उसने थोड़ा सा संवेदनशील कर दिया है, उस पर छाप लगा करके। और फिर उसका जब माइंड, जब कभी ऐसे व्यक्ति की कहीं चर्चा शुरू होती है, तो उसका भी क्यूरियोसिटी होती है, वो भी जानने का कुछ कोशिश करता है, और ऐसे हमने देखे हैं, ऐसी क्यूरियोसिटी हो जाती है, और इस तरह से हम उसकी मेंटल बॉडी को एक्टिवेट करने का काम करते हैं अनजाने ही, और ये भी एक बड़ा काम होता है थियोसॉफिकल लॉज की मीटिंग। यदि और फिर आता है ग्रुप मीटिंग का क्या प्रभाव होता है। ये प्रभाव जैसा होता है, अभी तक जो समझाया गया आपको, हाइपोथेसिस विचार का है। विचार हम अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। अकेले जब करते हैं उसका प्रभाव होता है, वही प्रभाव होगा जो अभी तक हमने चर्चा किया। लेकिन ग्रुप में जब प्रभाव होता है, एक ही विचार पर जब एक ग्रुप सोचता है, तो आप जानते हैं एक और एक दो नहीं 11 होते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो होगा। और या कभी कभी अगर बहुत ही सूक्ष्म विचार है, बहुत ही बुद्धिक लेवल विचार है, तो एक्सपोनेंशियल उसका हो जाएगी, तो उसका कई गुना हो जाता है उसका प्रभाव। और इसीलिए लार्ज में ग्रुप मीटिंग की इंपॉर्टेंस है, और हर एक मेंबर को समझना चाहिए, जब तक कोई भी दूसरा ऐसा काम नहीं हो जो अपरिहार्य हो, जिसके बिना आपकी जिंदगी रुक रही है, आपके परिवार का जिंदगी रुक रही है, तो लार्ज मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। कोई बीमार पड़ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो पहली ड्यूटी होगी आपको देखना। कोई एक्सीडेंट हो गया, वो तो पहली ड्यूटी है। लेकिन ऑर्डिनरी जो सांसारिक काम होते हैं, ड्यूटी को उसको पहले प्रायोरिटी आप कर दें, और लार्ज मीटिंग को प्रायोरिटी दें। और ये हमारे अक्सर हमारे मेंबर लार्ज मीटिंग को दूसरी प्रायोरिटी दें। शादी में जाना तो शादी को प्रायोरिटी दे देंगे, किसी को बर्थडे में जाना उसकी प्रॉपर्टी देंगे। ये सब चक्कर, ये सब चल रहा है, लेकिन भी हमें रियलाइज करना चाहिए रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई बीमार है, कोई तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, कोई ऐसी चीज है उसको तो हमें करना ही है। लेकिन बाकी जो सोशल एंगेजमेंट है, उसके कंपैरिजन में हमें लार्ज मीटिंग को प्राथमिकता देना चाहिए। जहां, और खास तौर से ऐसे जगह जहां हमारे जाने बिना काम हो सकता है। अगर आपके जाने बिना कोई काम रुक रहा है तो ठीक है, वहां तो जाना ही है। तो ये सब चीजें अध्ययन इस बात को, हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं, जो उतनी स्पष्ट नहीं करती। क्यों हमें महत्व देना चाहिए लार्ज मीटिंग? क्योंकि हमारी जो शक्ति पहुंचेगी उस ग्रुप में, उससे उसको कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे, नॉट ओनली की ओर ऐड करेंगे। भले ही हम उसमें मूक एक श्रावक हों, भले ही हम कुछ नहीं कह रहे हों, लेकिन हमारे मेंटल बॉडी का कंपन शुरू होगा। जब स्पीकर कुछ बोल रहा है, हमारे मेंटल बॉडी का कंपन शुरू हो गया, हम श्रावक हैं। और अगर हम कुछ पे ऐड करते हैं, कुछ पढ़ के आए हैं, तो उसका प्रभाव और भी पड़ेगा। और कहते हैं इसीलिए जो एक लॉज होता है, उसकी जो मीटिंग होती है, वो बाहर से तो दिखाई पड़ेगी। कुछ लोग 8-10 लोग 15 लोग आ गए हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ बाहर के लोग समझते हैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, आप बाहर से पूछेंगे। लेकिन आसपास के जो पॉपुलेशन है, उस शहर के लोग हैं, उस मोहल्ले के लोग हैं, तो आसपास के लोगों पर, उनके मेंटल बॉडी पर हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालना है, ये हमें समझना चाहिए। और हम पूरे कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस की हो रही हमारे द्वारा, ये समझना चाहिए। इसमें हमें कुछ घमंड नहीं करना है, बट वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस, और इसी लॉज मीटिंग की इम्पोर्टेंस है। आजकल हम लोग फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जो मीटिंग कर रहे हैं, इसका प्रभाव भी होगा। क्योंकि आप जानते हैं जो ऑनलाइन जो सिग्नल जाते हैं, किस लेवल पर जाते हैं, और उस सिग्नल के रास्ते में जो भी लाएंगे, उनका जरा भी ग्रहणशील होंगे, उसका प्रभाव आएगा।
एक निश्चित विचार रूप के बनने के द्वारा जो प्रभाव होते हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, और जो उस पर रेडिएशन होता है केवल केवल उन्हीं मन को प्रभावित करेगा जो पहले से इस प्रकार के विचार के अनुकूल हैं। आजकल के दिनों में ऐसे बहुत लेकिन आजकल के दिन में ऐसे बहुत से मन है जो इवोल्यूशन स्टेज चल रही है। लेडबीटर साहब इवोल्यूशन स्टेज की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, हालांकि इवोल्यूशन का शब्द नहीं लाए हैं। ये इवोल्यूशन की स्टेज चल रही है, हम लोग 4th राउंड 5वें रेस में हैं। इसमें कई ऐसे सोल्स जो जन्म लिए हैं, एडवांस सोल हैं, लेकिन उनको कोई अभी एक बैकग्राउंड नहीं मिला है इस तरह के नॉलेज का, और अगर जरा भी कहीं मिलता है तो आकृष्ट होते हैं। वो फिर पारंपरिक जो कर्मकांडी धर्म है उसको फिर उससे उनकी वितृष्णा ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि वो एडवांस सोल हैं, लेकिन उनको दूसरा रास्ता नहीं अभी दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ये सबके विचार थोड़ा सा उनको कंपन करता है मेंटल बॉडी को, उनको एक वो सक्रिय होता है और उनका रुचि जगती है और वो इस तरफ मुड़ते हैं, और फिर उनका जो इवोल्यूशन जनरली भी हम इस इलाज की मीटिंग से और अपने अध्ययन से हम उसमें एक सहायक होते हैं। तो और ऐसे कई लोग इसमें आकृष्ट होते हैं और फिर उस विचार से प्रभावित होते हैं। भले ही वो आपके लॉज के मेंबर न बने, लेकिन फिर भी वो उनका प्रभाव हम उस पर डाल रहे हैं, और उसको वो खुद अपने महसूस करेंगे कि उनमें चेंज हो रहा है धीरे धीरे। हमारे सदस्यों द्वारा जो सामान जो अध्ययन किया जाता है उससे यह एकदम अनइंटेंशनल प्रभाव हम लोग डालते हैं, एक सर्विस करते हैं, और ये प्रभाव बल्कि जो इंटेंशनल प्रभाव है उससे ज्यादा पड़ता है। क्योंकि इंटेंशनल प्रभाव में क्या होगा, हम किसी को छोटी सी किताब देंगे, कहीं थोड़ी सी चर्चा करने, वो भी जरूरी है, ये नहीं उसकी महत्ता कम बताई जा रही है, लेकिन उसका क्षेत्र थोड़ा सा कम होगा। उसमें एक ही व्यक्ति को थोड़ा सा आमने सामने जिससे बात कर रहे हैं या छोटे से ग्रुप में बात कर रहे हैं, उसको प्रभाव डाल रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस पर जो लॉज में मीटिंग हो रही है, जो इस तरह की ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका प्रभाव में हम लोग तमाम कितने लोगों पर डाल रहे हैं, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती कितना डाल, डिपेंडिंग ऑन हमारे विचार कितने अमूर्त हैं, कितने एब्स्ट्रैक्ट हैं, कितनी क्लैरिटी से हम सोच पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कितना हम उसमें पैशन से काम कर रहे हैं, मैंने उत्साह से, हृदय से काम कर रहे हैं। वास्तव में जो हम काम करते हैं उसकी सीमा प्रतीत होती है, और हम सोचेंगे शायद यहीं तक इसका प्रभाव आएगा, लेकिन इसके बाद भी कोई बहुत चीज है। और जैसे ऑकल्ट साइंस के सभी जो साधक, हम में से सभी लोग ऑकल्ट साइंस के साधक हैं, और आप सभी जानते हैं कि अदृश्य शक्तियां हैं जो प्रभाव डालती हैं। जैसे हमने बताया पहले, आपको संकेत किया कि मास्टर्स का ध्यान आता है हमारे मीटिंग की ओर, और उस जो डिस्कशन कर रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान आता है, तो उनके लेवल पर जो विचार हैं उनके मन में, भले ही वो हमारे सामने हम उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, उनकी भी जो भी विचार है उनका उसमें ऐड होता है, उसकी एनर्जी बहुत अधिक होती है, और फिर हमारे ग्रुप की एनर्जी और मास्टर्स के जो एनर्जी मिलकर उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है, और उसका प्रभाव बहुत होता है। और केवल यही नहीं है, इसकी और आगे है। ये कहते हैं कि आप जानते हैं कि मास्टर जो अडप्ट हैं उनके वो किसके एजेंट हैं, वो इस सोलर सिस्टम के जो लोगोस उसके एजेंट हैं। तो मास्टर्स की एनर्जी के अलावा जो सोलर लोगोस है उसकी एनर्जी पूरे सिस्टम में आउटपुट की ढाली जा रही है, ऑलमोस्ट पड़ रही है। जैसे सूर्य है, उसका धूप और रोशनी और गर्मी हर जगह पड़ रही है बिना हमें मांगे हुए, उसी तरह ईश्वर की जो सिस्टम का ईश्वर है, सोलर लोगोस है, उसकी डिवाइन एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ वर्षा कर रही है। जैसे कहा जाता है ईश्वर की कृपा हमको मिल गई, ईश्वर की कृपा हमको नहीं मिलती, ईश्वर की कृपा तो बरस रही सबके ऊपर, खाली हम कितना लें हमारे ऊपर है। तो ईश्वर की कृपा कह लें साधारण भाषा में, ईश्वर की आध्यात्मिक एनर्जी कह लें, स्पिरिचुअल एनर्जी कह लें शास्त्रीय लैंग्वेज में, ये हमेशा चारों तरफ बरस रही है। वो ये डिपेंड करेगा कौन कितना ग्रहण कर सकता है। तो जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं तो एनर्जी इसमें ज्यादा आ जाती है, कंसंट्रेट करती है। तो आप समझ सकते हैं जो मास्टर की एनर्जी के से कई गुना 100,000 गुना वो प्रभावी होगी, और फिर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है जब लोगोस की एनर्जी हमारे लॉज की मीटिंग की एनर्जी के साथ बनती है। वो होता कैसे, इसका उन्होंने जिक्र किया है कि जैसे हम गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारी मेंटल जो बॉडी है, एक ग्रुप की जो मेंटल बॉडी बन जाती है, एक चैनल बना लेती है, एक फनल बना लेती है,
और उसमें फिर ऊपर की और सूक्ष्म एनर्जी फ्लो करने लगती है। एक अडप्ट की मास्टर्स की एनर्जी और सोलर लोगोस की एनर्जी फ्लो करती है उसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग उसकी, लेकिन हायर लेवल पर, क्योंकि सोलर लोगोस का लेवल तो आत्मा लेवल पर, उसके ऊपर लेवल पर है, तो वहां से एनर्जी डाउन होती है। अक्सर जो एनर्जी आती है सूक्ष्म एनर्जी अपने लेवल पर रहती है, लेकिन अगर उसको चैनल मिल जाए तो वो नीचे तक आ जाती है। तो हम एक चैनल बनाने का काम करते हैं, अपने लॉज की मीटिंग में डिस्कस करते हैं किसी विचार पर, एक नलिका बनाने का काम करते हैं इन अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक एनर्जी को नीचे लाने के लिए। ये उसी तरह से है जैसे हमारी कहानी में भगीरथी जी तपस्या किए थे गंगा को उतारने के लिए। हम सोलर लोगोस की जो आध्यात्मिक एनर्जी है उसको नीचे उतारने के लिए एक नलिका बना लेते हैं, अपने मास्टर्स की आध्यात्मिक एनर्जी को नीचे उतारने के लिए नलिका बना लेते हैं और उस लॉज में आती है, फैलती चारों तरफ, और उसके माध्यम से हम चारों तरफ फैलाते हैं। और इस तरह से हम अपने और अपने आसपास के लोगों की सबकी सेवा करते हैं एक निस्वार्थ भाव से मानवता की भलाई के लिए। जब कोई भी विचार या भावना एकदम निस्वार्थ हो जाए तब एक ऐसी नलिका बन जाएगी जिसमें कोई अवरोध नहीं था। और इसीलिए बार बार अनसेल्फिश की बात की जाती है, इम्पर्सनल, यूनिवर्सल, अनसेल्फिश, ये सब ऐड किए जाते हैं। मनुष्य में कोई हमारा सेल्फिश नहीं होगी, हमारी स्पिरिचुअल प्रगति हो, ये भाव ही नहीं मन में आवे और फिर उसका प्रभाव फिर नलिका बहुत ही साफ होती है, उसमें एनर्जी बहुत आती है। और यही विचार था जो प्रार्थना का प्रत्युत्तर, जैसे कुछ दिन पहले हम प्रार्थना पर बात कर रहे थे। प्रार्थना जब एकदम इम्पर्सनल होती है, दूसरे के लिए इम्पर्सनल की जाती है, अपने लिए हो सकता है ज्यादा हो सकता है, उसके बीच यही है। और इसलिए सामूहिक प्रार्थना का पर्सनल जो पिटिशन की प्रार्थना है उसको डिस्करेज किया गया, अगर मना कर दिया गया है। और केवल जो सामूहिक जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु उसको हम पूरे मन से करें तो प्रभाव होता है। उसमें यही जो है जो यही सिद्धांत काम करता है। एक मनुष्य जो उच्चतर चीजों के गंभीर अध्ययन में व्यस्त रहता है वह उस समय के लिए बिल्कुल अपने से ऊपर उठा रहता है। यह सभी अनुभव किए हैं, जब हम कोई गहरी चीज अध्ययन कर रहे हैं, हमारी सीक्रेट डॉक्ट्रिन का अध्ययन कर रहे हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस का अध्ययन कर रहे हैं, कोई ऐसी गंभीर पुस्तक का अध्ययन करें, उस समय हम अपने ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर रहते हैं। ऑर्डिनरी मतलब जिस विचार में हम खाने पीने, बाजार जाने, जिस उससे बहुत ऊपर आ जाते हैं। ये हम सभी अनुभव भी करते हैं। और फिर हमारे जो हायर मेंटल बॉडी एक्टिव होती है, उसके शक्तिशाली विचार उत्पन्न होते हैं, उसके रूप बनते हैं, और जैसा ऊपर बताया उसके अनुसार वो काम होता है। जब कई लोग इस प्रकृति के विचार में जुड़े होते हैं तो उनकी नलिका अपनी क्षमता में, अब पहले तो विचारों की तीव्रता का बात किया, उसकी माप बढ़ जाती है। अब जो नलिका बनती है तो एक आदमी भी जब अपने घर में सेल्फ स्टडी कर रहा है तो भी नलिका बनाता है, लेकिन जब कई लोग मिलकर के उसी बीच पे स्टडी करते हैं तो नलिका का जो माप होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे छोटी कुप्पी और उसका मुंह, उसका बड़ा मुंह का बन जाता है और फिर ज्यादा डिवाइन एनर्जी ऊपर से आती है। ये भी बताया गया इस लॉज की ग्रुप मीटिंग का एक महत्व। तो जितने लोग अधिक रहेंगे उतनी अधिक नलिका बनेगी, चौड़ी नलिका बनेगी, उतनी डिवाइन एनर्जी हम ला पाएंगे। अगेन ये नलिका का जो साइज होगा केवल 1+1 नहीं होगा, उसका मल्टीप्लाई टाइम होगा। जैसे विचार की जो शक्ति का प्रभाव, उसका कई मल्टीप्लिकेशन होता है, तो नलिका का साइज भी कई गुना होगा और इसलिए डिवाइन एनर्जी कई गुना नीचे प्रवाहित होगी एज कंपेयर टू एक एक करके। और इसीलिए जो स्टडी होती है डुअल होना चाहिए, सिंगल स्टडी, ग्रुप स्टडी। सबसे अच्छा मेथड है कि जिस किताब का, जिस विषय का स्टडी करना है उसको हर एक सदस्य अपने घर पर स्टडी करे और फिर उसकी ग्रुप स्टडी भी हो, उसके विचारों को अधिक क्लियर करे अपने ग्रुप स्टडी में डिस्कशन करके, और उसका ये जो प्रभाव बताया जा रहा है ये उसका प्रभाव होगा। तो न केवल उसको मदद होगी, उसका मानसिक विकास तेजी से होगा, उसकी बुद्धि चेतना जल्दी एक्टिवेट होगी, बल्कि जितने लॉज के मेंबर हैं उनका होगा, और प्लस बाहर के लोगों पर हम ये प्रभाव डाल पाएंगे। इस विचार को हम ध्यान में रखें। यदि विचार और इसका सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि अगर जो लॉज मीटिंग की घोषणा की गई टाइम से होना चाहिए, क्योंकि ये भी लेडबीटर साहब लाए हैं कि अपने और लेख में जब मास्टर्स का ध्यान रहता है तो अगर हम 5 मिनट लेट करते हैं तो उनको वेट कराते हैं, और ये बहुत बड़ा एक गलत चीज आती है। किसी हम अपने बड़े को बुलाएं और उसको वेट कराएं तो भाई अभी रुके रहिए, अभी तैयार नहीं है। और इसीलिए महत्व क्या आता है कि हर एक मीटिंग बिल्कुल टाइम से शुरू हो, उसमें किसी का वेट नहीं करना है, चाहे कोई भी बेस्ट हो, कितना हो, कोई वीआईपी हो, ये नहीं होना चाहिए।
और ये कभी कभी जो हमारे आधुनिक उत्तम विचार के लोग हैं वो अपने दैनिक जीवन भी करते हैं। प्रेसिडेंट राधाकृष्णन के बारे में कहा जाता है जब किसी डिनर को इनवाइट करते थे, किसी फॉरेन गेस्ट को भी उनके आने में देर हुई तो डिनर शुरू कर देते थे। तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। बट इसीलिए हम लोग को मीटिंग टाइम से शुरू कर देना चाहिए, प्रार्थना टाइम से शुरू कर देना चाहिए। कोई आता रहे बाद में ज्वाइन कर ले, नीचे पीछे बैठ जाए बिना किसी को डिस्टर्ब किए, दैट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा तो होगा सब लोग टाइम से पहले आ जाए। अगर किसी कारण से किसी को ट्रैफिक सिग्नल पर देरी हो गई, कुछ होगी तो आ जाए और धीरे से पीछे बैठ जाए, बट टाइम मीटिंग शुड नॉट वेट। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के लाज का एक वास्तविक और महानतम कार्य होता है दिव्य जीवन को वितरित करने की नलिका प्रदान करना। वो कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको आ रहा है कि कई लाभ बताए गए। एक तो हम अपना मानसिक विकास कर रहे हैं, अपने बौद्धिक वाणी को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक हर एक सदस्य कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है, आसपास के लोगों पर प्रभाव डाल रहा है और हम एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के लाज के काम से जो सबसे बड़ा कार्य हो रहा है वो दिव्य जीवन, जो डिवाइन लाइफ है, जो सोरा लोगास की लाइफ है, उसको वितरित करने की नलिका प्रदान करते हैं, एक नली बनते हैं, एक चैनल बनाते हैं। और इस प्रकार हमारे पास एक उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि दृश्य की अपेक्षा अदृश्य कितना महान है। जो विजिबल संसार है उससे अधिक हमारा इनविजिबल संसार है, इनविजिबल शक्तियां हैं, ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए केवल हम कुछ लोग वहां मिलते नहीं, केवल गपशप करने के लिए मिलते नहीं, केवल चाय पीने के लिए मिलते नहीं। चाय पीना इसमें मीटिंग के बाद लोग करते हैं, कुछ लोग पहले भी करते हैं, उसका कोई उसके भी जरूरत है, लेकिन उसकी वो प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सोशल मीटिंग नहीं है, ये समझना चाहिए। और इस प्रकार उसमें तमाम तरह के डिस्कशन नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कशन और तमाम तरह डिस्कशन नहीं होने चाहिए। केवल हमें विषय पर केंद्रित करना चाहिए। लॉज की मीटिंग में जो कुछ डिस्कशन करना हो उसके बाद आप करें, वहां से कुछ देर बाद या अपने घर में जाके करें। तो जैसा ये बाहर के लोग समझेंगे कि कुछ लोग मिल रहे हैं, आके मीटिंग करते हैं, कुछ अच्छी चीजें की बात करते हैं, लेकिन वो इसको नहीं समझते, हमारे मेंबर भी नहीं समझते हैं। और इसलिए हमें एटलीस्ट जो मेंबर है उनको समझना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ा काम करते हैं लॉज की मीटिंग में, और उसके एजेंट बनते हैं सीधे अपने एडप्ट व्हाइट ब्रदरहुड के और लोगोस की, उनकी डिवाइन एनर्जी को चारों तरफ फैलाने के लिए। ये जीवन का जो अदृश्य पक्ष है, ज्ञान को व्यवहारिक महत्व का एक उदाहरण है। और जैसा लोग कभी कोई कहते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि इतना डीपर फिलॉसफी हम लोग अध्ययन करते हैं, इसका प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यू कई स्तर पर है। एक तो अपने लेवल पर हम अपने को चेंज करें, दूसरा ये जो हम कर रहे हैं, जो बताया जा रहा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और एक अदृश्य लेवल प्रैक्टिकल है जिसका महत्व केवल हम समझ सकते हैं, क्या जो इस फिलॉसफी को समझ सकता है वो जानता है। और बाहर के लोग ना भी जाने लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, अब ना भी जानते फोर्स का प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन इस ज्ञान को क्यों जानना चाहिए? ऐसे ज्ञान की कमी के कारण हमारे जो सदस्य हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। हमारे ये सदस्य जो समझते हैं कोई रूटीन टाइप की मीटिंग है, कहीं किसी मंदिर में जैसे जाके कोई दर्शन करना है, उसी तरह यहाँ भी कोई दर्शन करना है, हाथ जोड़ना है, जाके यूनिवर्सल प्रेयर कर देनी है, उसके बाद सबको नमस्ते करके और आ जाना है। इसको एक सोशल गैदरिंग समझ लेते हैं और इस तरह इसकी महत्ता नहीं देते हैं और वो ढीले पड़ जाते हैं, स्लैक पड़ जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ लोग लिमिटेड आप खुद रख रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसे सदस्य को मिले जिन्होंने कहा कि साहब वहां तो कोई ऐसी डिस्कशन होता नहीं जिसमें हमारी रुचि हो। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आपकी रुचि के लिए नहीं मीटिंग की जाती है, आपको कुछ इसलिए नहीं बुलाया जाता है, आप कुछ प्राप्त करेंगे। आपको बुलाया जाता है इसलिए कि आप कुछ देंगे क्या? वही अपनी मानसिक शक्ति उसको देंगे, उसको नलिका बनाने में, उसकी विचार शक्ति को स्ट्रेंथ करने में आपको दिया जा रहा है। वो आपको एक सेक्रीफाइस करने के लिए बुलाया जा रहा है, वो आपका योगदान होगा। इस आशा से न आए कि आपको कुछ मिल रहा है, वो तो मिलेगा, वो तो अपना मिलेगा कर्म के नियम के सिद्धांत के अनुसार। बट मेन काम है हम वहाँ अपनी मेंटल शक्ति को ऐड करने के लिए जा रहे हैं। उस ग्रुप में जितने लोग हैं उनकी मेंटल शक्ति में, उसकी समरसता में, उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी के ट्यूनिंग में, और उसके द्वारा चैनल बनाने जा रहे हैं। और जो अडप्ट व्हाइट ब्रदरहुड है, लोगास है, उसकी एनर्जी का चैनल बनाने जा रहे हैं। ध्यान रखें ये हमारा योगदान हो रहा है, न कि कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं पर्सनली तो एक ग्रुप के रूप में हमें प्राप्त होगा है, लेकिन हम एक ग्रुप पे काम करने जा रहे हैं, ये हमें रखना चाहिए। तो ये जो गुह विज्ञानी जो अकल्ट साइंटिस्ट है, हम लोग सब अकल्ट साइंटिस्ट का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके जो उच्चतर हमारे आंतरिक पक्ष का अध्ययन करना होता है, और इसीलिए तमाम चीजें लाई गई हैं लिटरेचर में, और इसको हमें समझ करके काम करना चाहिए। प्रत्येक विषय जो हमारे सामने होता है उसको हम होलिस्टिक रूप से देखें, न कि एक सुपरफिशियल रूप से देखें। उसके न्यूनतम हिस्से से लेकर के उच्चतम हिस्से तक समझने की कोशिश करें, और इसीलिए डीपर स्टडी करें, उस पर नोट बनाएं, उस पर चर्चा करें, और उसमें तमाम चीजें नहीं जोड़ें, ये सब ध्यान रखें। जो गुह विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं उनको स्वयं अपने अंदर 3 अमूल्य संपत्तियां विकसित करना चाहिए। वो है ज्ञान, सामान्य बोध और प्रेम। जो हमारा नॉलेज है वो बढ़ना चाहिए, नॉलेज से ही विजडम आएगा। सामान्य बोध, कॉमन सेंस ये चीजें हैं, तो हम चीजों से मिक्स नहीं करें, कंसेंट्रेटेड हो, एक लक्ष्य हो, और प्रेम पूरी मानवता के प्रति हो, तभी हम ये सब काम कर पाएंगे। केवल अगर ये भाव रहेगा कि वहां जाके लास्ट की मीटिंग हमें कुछ मिलेगा, तब ये काम नहीं कर पाएंगे। फिलॉसफी को केवल एक जो महाचौहान के पत्र में लिखा है, फिलॉसफी को केवल एक नैतिक तत्वों के संग्रह, एक सैद्धांतिक समूह के सार के रूप में एक केवल तात्विक पुलिंदा नहीं बन जाना चाहिए। फिलॉसफी को व्यवहारिक बनाना ही चाहिए, और इसलिए व्यर्थ की चर्चा से हमें निर्विघ्न होना चाहिए। हमें लॉज में कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं करें। जो दुनिया में तमाम सब्जेक्ट हैं, सभी तमाम सब्जेक्ट में रुचि हो सकती है। आप किसी के खेती बाड़ी में रुचि है, किसी की फलों के बगीचे में है, वो सबका यूजफुल है जीवन में, बट उस सब की चर्चा अगर इसमें हम करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। उसकी चर्चा हो सकती है बाहर के फोरम में, इसलिए कभी कभी हमारे सदस्य कभी अच्छे सजेशन देते हैं कि इस पर हम चर्चा करें, तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं यस इसकी चर्चा करिए, लेकिन डिफरेंट फोरम में करिए, आप फिलॉसफी के फोरम में मत करिए। उसका अपना उपयोगिता है एक दूसरे सांसारिक जीवन के लिए, और इस तरह से हम अपनी शांतिता उदारता को लाएं। इसमें जो लास्ट सेंटेंस उन्होंने कंक्लूड किया है, उसके बाद मैं एक मास्टर्स का कोट करूंगा, उसके साथ इसको डिस्कशन को मैं एंड करूंगा। Philosophy must not represent merely a collection of moral verities, a bundle of metaphysical ethics epitomized in the theoretical discussions. Philosophy must be made practical and has therefore to be disencumbered of useless discussion. Useless discussion जब महाचौहान करें, यही सब तमाम चीजें जो हम ऐड करना शुरू कर देते हैं। It has to find objective expression in an all-embracing code of life, thoroughly impregnated with the spirit of mutual tolerance, clarity, and charity and love. एक महात्मा केश का लेटर है, ये इसमें नहीं है इनके लेडबीटर किताब में, लेकिन वो रिलेवेंट है, इसलिए मैं इसको आपके सामने रखूंगा। उसमें मास्टर केश ने लिखा था, एपी सिंह को तईम लेटर है, आप इसलिए लेटर उसमें है जो एपी महात्मा लेटर टू एपी सिंह है। Look to the future, see to it that the continual performance of duty under the guidance of a well-developed intuition shall keep the balance well poised. If your eyes were open, you might see such a vista of potential blessings to yourselves and mankind lying in the germ of the present hour's effort, as would fire with joy and zeal your souls. Strive towards the light, all of you brave warriors for the truth, but do not let selfishness penetrate into your ranks, for it is unselfishness alone that throws open all the doors and windows of inner tabernacle and leaves them unshut. यहाँ ला रहे हैं कि ये जो फिलॉसफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं, इनको मास्टर कहते हैं ब्रेव वॉरियर्स। वॉरियर्स क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक लेवल पर जो मानसिक सोच है उसको चेंज करने का एक युद्ध कर रहे हैं। युद्ध कोई वेपन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने मानसिक वेपन से कर रहे हैं, मेंटल वेपन से कर रहे हैं, एक युद्ध कर रहे हैं अपने को चेंज करने की, और उसके साथ समाज को चेंज करने की युद्ध कर रहे हैं, शांत युद्ध कर रहे हैं, और कह रहे हैं इसमें जो आप काम कर रहे हैं ये उसी तरह होना चाहिए ब्रेव वॉरियर करते हैं, और इसका जो पोटेंशियल ब्लेसिंग्स है जो मैनकाइंड को आप डालेंगे इसको आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी आंखें खुल जाएं, आपकी आंखें जब बात कर रहे हैं तो ये फ्लैशी आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जो सोचने की आंख है अगर खुल जाए और आप देखें इसका प्रभाव कितना आ रहा है मानवता के ऊपर, क्या ब्लेसिंग हम डाल रहे हैं अपने काम से, तो आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यही उद्देश्य हमारे इस काम करने पर सोसाइटी बनाने का और उसके सिस्टम के सब स्टडी मेडिटेशन सर्विस का।
और इसलिए आप प्रयत्न करिए, एफर्ट करिए उस प्रकाश की ओर जो प्रकाश आपको इस शिक्षाओं के द्वारा दिया गया है। आप सभी जानते हैं ये सभी काम बिल्कुल सेल्फलेसलेस होना है। जरा भी सेल्फिसाइड स्टेन हो जाता है, इसका प्रवाह रुक जाता है। और अगर पूरा अनसेल्फिश होगा तो दरवाजे और खिड़कियां एकदम खुल जाएंगे और डिवाइन एनर्जी प्रवाहित होने लगेगी और फिर वो खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं होंगे। ये रूपक है, दैट मीन्स हम उसकी नलिका बने रहेंगे और जो भी इवन सांसारिक अगर काम करेंगे तब भी हम नलिका बने रहेंगे और हमारे द्वारा जो प्रभाव होगा, अदृश्य प्रभाव, वो बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा समाज के लिए, अपने लिए और जहां हम। धन्यवाद। Thank you, Brother Pandey. We have read the book The Hidden Side of Lodge Meeting book earlier, but the way you have explained today has helped us understand the importance and the basic duty of the lodge members while conducting and attending the lodge meeting. Thank you all for the joining in the meeting today.